दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनसीन पोएम कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, अनसीन पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कशन की थी। उसमें हमने जाना था कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, और आज हम जानेंगे अनसीन पोएम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। देखिए, जब भी हमें अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम मिले तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए रीड द एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू फोकस ऑन द पोएम। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ही कई सारे आंसर्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पता है तो आप बिना पैसेज को पढ़े फिगर ऑफ स्पीच के भी आंसर ऐसे ही बता सकते हैं। वैसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप बिना पोएम को पढ़े भी आप कई क्वेश्चंस के आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला हमारा काम होगा क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना। अब हमने जब क्वेश्चन रीड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करने के बाद रीड द पोएम स्लोली एंड मोर देन वंस टू कैप्चर इनिशियल इंप्रेशन एंड ओवरऑल मीनिंग। देखिए, पैसेज और पोएम दोनों में अंतर होता है दोस्तों। पैसेज अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या है, कैसा है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोएम की, तो पोएम की लैंग्वेज डिफिकल्ट रहती है। उसमें आप देखेंगे उसका सार क्या है, उसका गिस्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, एक बार में समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप क्या करिए, रीड द पोएम स्लोली, पोएम को धीरे धीरे पढ़िए, और जरूरत पड़े तो एक बार और उसे रीड करिए, ताकि आपको जो इनिशियली जो इम्प्रेशन है, किसके बारे में बताया गया है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो सब आपको समझ आ जाए। और जब ये चीज़ें समझ आए तो जो की पॉइंट्स है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ वर्ड आपको मिले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाइए जो मेन जो वर्ड है उनको। उसके बाद देखिए, थर्ड क्या करना है, पे अटेंशन टू द पोएम्स टाइटल एज इट ऑफन हिंट्स एट द मेन थीम और मैसेज। देखिए, पे अटेंशन टू द पोएम्स टाइटल, पोएम का टाइटल क्या है, और टाइटल नहीं दिया है तो उस टाइटल क्या हो सकता है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उस पर हमें ध्यान देना है। और उसके जो हिंट्स है, उसका मेन थीम क्या है, उसका मेन विषय क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, उसका मेन मैसेज क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि जो पोएम है वो नेचर से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड है ना, या फिर हंसी से रिलेटेड है, सैडनेस से रिलेटेड है। ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि उसका थीम क्या है उस पोएम का, है ना, या आइसोलेशन के बारे में है, वीरान है, शांत है, किसके बारे में है, उसके बारे में आपको समझना है। उस पोएम का मैसेज क्या है, उसको भी आपको ध्यान देना है। अब ये होने के बाद सेपरेट व्हाट द पोएम लिटरली सेज फ्रॉम व्हाट इट सजेस्ट्स और एम्प्लाइज। देखिए, आपको क्या करना है कि जो पोएम है वो वास्तव में क्या सजेस्ट करता है, वो किन चीज़ों को फोकस कर रहा है, क्या चीज़ें हमें बता रहा है, उन चीज़ों को आप पोएम को जो उसका एक्चुअल मीनिंग है उसको क्या करिए, सेपरेट करिए, उसको समझिए कि पोएम में क्या चीज़ें हैं जिसको बोला जा रहा है, कि जिसके बारे में सलाह दी जा रही है, जिसके बारे में फोकस किया जा रहा है, उसका एक्चुअल उद्देश्य क्या हो सकता है उस पोएम का, इसको आपको समझना है, थोड़ा सा अलग करना है, एक तरह से अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एनालाइज पोएटिक डिवाइस लाइक इमेजरी, मेटाफर्स, सिमिलीज, एलिट्रेशन, राइम, रिद्म। और ये भी एनालाइज करना है कि उसमें किस तरह के पोएटिक डिवाइस है, इमेजिनरी थोड़ी है, मेटाफर्स थोड़ी है, एलिट्रेशन थोड़ी है, सिमिली है, मतलब किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसमें राइमिंग है कि नहीं, तुकबंदी है कि नहीं, रिद्म है कि नहीं, उसको भी आपको देखना है, उसमें प्रवाह है कि नहीं, है ना। तो पोएम को आपको जब पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि किस तरह के पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। उसके बाद एग्जामिन द पोएम्स स्ट्रक्चर एंड फॉर्म टू अंडरस्टैंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स द मूड एंड मीनिंग। और उसके बाद हमें ये भी जांच करना है कि पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्म कैसे कैसे बना है,
उसको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें किन चीज़ों का योगदान है, ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस किस अवस्था में, उसका मीनिंग क्या है, वो किस चीज़ की ओर लेके जा रहा है, उसको भी आपको जांच करना है। फिर 7th पॉइंट यह है, कमेंट ऑन द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड टोन। स्पीकर का फीलिंग क्या है, उसका टोन कैसा है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रिमेंबरिंग द स्पीकर इज नॉट ऑलवेज द पोएट। और हमेशा याद रखना कि स्पीकर हमेशा पोएट नहीं हो सकता है ना। कई बार जो पोएट है ना, जो कवि है, वो क्या करते हैं, स्पीकर के रूप में किसी बॉय को, किसी गर्ल को, या किसी और को, है ना, किसी को भी स्पीकर बना देते हैं, किसी भेड़ बकरी चराने वाले को, ऐसा मतलब अलग अलग रहता है। कभी स्पीकर के रूप में किसी को भी रख देंगे। तो हमेशा याद रखना कि स्पीकर जो बोलने वाला है, जो कविता को बोल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कवि ही होगा। हो सकता है कि वो कोई दूसरा इंसान भी हो सके, उसमें नाम भी दिया रहेगा, नाम नहीं दिया रहेगा तो कोई ना कोई आपको आइडेंटिफिकेशन दिया रहेगा। प्रैक्टिस द स्टेप बाय स्टेप मेथड, फर्स्ट इंप्रेशन, मीनिंग, स्ट्रक्चर, टेक्निक्स एंड टाइम इन द क्वेश्चन। और हमेशा हमें जो है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पहले आपको इसका इंप्रेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर कैसा, उसकी तकनीक क्या है, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टाइम करना है, बांध करके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। और कोशिश करिए कि अगर जितने भी आपको अनसीन जो पोयम है, वो अगर आपको स्कूल की बुक से या जो भी बुक है, चाहे एसएससी की बुक हो, चाहे और बाकी जो बुक्स है, चाहे यूथ कॉम्पिटिटिव की बुक हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग पोएम पैसेज वगैरह दिए रहते हैं, चाहे अरिहंत की बुक हो, जिससे भी जहाँ से भी आपको पोएम मिले उसकी आप प्रैक्टिस करिए, पोएम एंड पैसेज दोनों की, ठीक है, अनसीन पोएम एंड अनसीन पैसेज का, ताकि आपकी जो स्पीड है वो डेवलप हो, स्पीड बढ़े, और साथ ही साथ एक्यूरेसी आए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक्यूरेसी आप डेवलप करिए, और स्पीड स्पीड रहना चाहिए, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू रहती है। जितना क्वेश्चन है उतना ही मिनट लगना चाहिए, ऐसा कोशिश होनी चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो ये सारे जो प्रोसेस मैंने बताया ना, ये सब 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस करिए। शुरू में ज़्यादा लगेगा, शुरू में आधा घंटा लग सकता है, फिर 25 मिनट, 20 मिनट, ऐसा करते करते आप 10 मिनट में लेकर के आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये पैसेज है, और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी पोयम है, ये पैसेज नहीं, पोयम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो मान के चलिए कि आपने जो है क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद आप जा रहे हैं पोयम की ओर। तो पोयम में जो जो चीज़ें आपको लगी उसको आपने अंडरलाइन कर लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, सारी चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वो सारे आपने कर लिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पे सीधा डायरेक्ट अब जा रहे हैं। तो देखिए, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट आस्क्स द स्ट्रेंजर। इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है, कवि जो है, वो पूछते हैं स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी से, क्या पूछते हैं, टू मूव लेजरली, टू बी साइलेंट, टू टेक अ फुल व्यू, या फिर टू पॉज एट द एंडिंग ऑफ द स्मॉल फील्ड। तो यहाँ पे आप पैसेज में जाइए, सेकेंड पैसेज में यहाँ पे क्या पूछते हैं, हियर एट द स्मॉल फील्ड्स एंडिंग पॉज, पॉज लिखा है, एंडिंग पॉज। तो ये यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो कवि है वो क्या पूछते हैं, टू पॉज एट द एंडिंग ऑफ द स्मॉल फील्ड, यानी कि स्मॉल जो छोटा सा जो फील्ड है, छोटी सी जमीन है, उसके एंडिंग पे पॉज लेने के लिए कहते हैं, पॉज, रुकने के लिए। तो यही आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ढूंढ के फटाक से बताना है। अगर आपका पोएम हो गया ना, पोएम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से समझ गए तो, और नहीं समझे ना तो थोड़ा घूमते रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन हार्बर मिरर। अब हार्बर मिरर कहाँ पे है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज है तो आप बिना पोएम को पढ़े भी बता सकते हैं कि हार्बर मिरर में क्या हो सकता है। बट अगर जैसे थोड़ा डाउट लग रहा है तो उस जगह पे जाइए, कहाँ पे लिखा है हार्बर मिरर, यहाँ पे लिखा है ना, थर्ड स्टैंजा में। तो थर्ड स्टैंजा में लिखा है, एंड मूव इन मेमोरी एज नाउ दीज इंक्लूड दीज क्लाउड्स डू दैट पास द हार्बर मिरर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंड मूव करो इन मेमोरी एज, उनकी याद में, नाउ दिस क्लाउड्स डू, जैसा कि क्लाउड्स ना करते हैं, दैट पास, गुजरते हैं, द हार्बर मिरर। हार्बर मिरर मतलब हो गया, हार्बर मतलब क्या होता है, मिरर मतलब हो गया दर्पण,
और हार्बर मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह रूपी जो दर्पण है उसको बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ना हार्बर मिरर बोला जा रहा है। हार्बर मिरर के जैसा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हार्बर मिरर बोल रहे हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरा बोल देते हैं ना, यानी कि हम कंपेयर तो करते हैं लेकिन हम उसे डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, लाइक या एज का यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका मेटाफर होता है। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। सिमिली में हार्बर लाइक मिरर ऐसा करके रहता, या फिर हार्बर एज अ मिरर ऐसा करके, लेकिन यहाँ पे हार्बर मिरर बोला जा रहा है। बंदर का अलग चीज़ है, मिरर अलग है, दोनों को एक बताया गया है हार्बर मिरर करके। तो फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। सिमिली तो ये आप जान गए, एज या लाइक का यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं। अलिट्रेशन की बात करें तो अलिट्रेशन जो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, अगर ये हो जाता है, ठीक है। पन जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, द पोएम ऑन दिस आइलैंड इज अबाउट। इस ऑन दिस आइलैंड ये किसके बारे में है? अगर आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे तो स्ट्रेंजर के बारे में, कि आइलैंड के बारे में, कि कोस्टल सीन के बारे में, कि नेचर के बारे में है। तो एक बार इसको आप अच्छे से जैसे रीड करेंगे तो भले ही स्ट्रेंजर यहाँ पे लिखा है, बट ये जो पूरा पोएम का जो भावार्थ है, पूरा अर्थ है, पूरा इसका जो थीम है वो किसके बारे में है? तो ये पूरा का पूरा है कोस्टल सीन के बारे में, अ कोस्टल सीन, ठीक है। यानी कि तटीय जो दृश्य है उसके बारे में पूरा वर्णन है। नेचर के बारे में तो है, बट कोस्टल सीन के बारे में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिंगल स्क्रैम्बल शॉकिंग सर्फ स्टैंजा 2 लाइन 5 एंड मूव मेमोरी स्टैंजा 3 लाइन 5 आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो आपको वहाँ पैसेज में पोएम में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, शिंगल स्क्रैम्बल शॉकिंग शफ, SSS repetition of the consonant sound at the beginning of words, that's called alliteration। तो आंख बंद करके alliteration कर सकते हैं। यहाँ पे move memory, म साउंड का repetition, तो यहाँ पे वही है ना, तो alliteration हो जाएगा। मिक्स मेटाफर तो नहीं होगा, सिमिली भी नहीं होगा, साइनेडोची भी नहीं होगा, साइनेडॉक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द वर्स पैटर्न that has been used to give ease and fluency to the poem। हमें बताना है कि कौन सा वर्स, कौन सा छंद जो है ना, वो छंद पैटर्न है। वर्स मीन्स छंद हो गया। नेम द वर्स पैटर्न दैट हैज बीन यूज्ड टू गिव ईज एंड फ्लुएंसी टू द पोएम। पोएम को ईजी और फ्लुएंसी बनाने के लिए, आसान और फ्लुएंसी बनाने के लिए कौन सा वर्स फॉर्म यूज हुआ है, कौन सा वर्स पैटर्न, कौन सा छंद यूज हुआ है। जैसे हिंदी में हम छंद पढ़ते हैं ना, तो वैसे कौन सा छंद यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा वर्स पैटर्न यूज हुआ है। एम्बिक मीटर है कि ट्रॉची है, ट्रॉकी या ट्रॉची, या फ्री वर्स या एनापेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, लग तो रहा एकदम नया नया है, बट इसमें यूज हुआ है, वो हुआ है ट्रॉची या ट्रॉकी, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रॉकी होता क्या है? तो ट्रॉकी मीन्स ना, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एम्बिक मीटर। एम्बिक मीटर की अभी बात करें, एम्बिक मीटर जो है ना, इट इज फॉलोड बाय मीन्स अनस्ट्रेस्ड, जो क्या बोल सकते हैं, अनस्ट्रेस्ड जो आपके सिलेबल होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, स्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कंपेयर, अगर आप बोलेंगे तो स्ट्रेस कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कंपेयर, कंपेयर। कम फास्ट बुला रहा है, लेकिन स्ट्रेस कहाँ पे है, सेकेंड सिलेबल में। तो अनस्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है यहाँ पे, यानी कम दबाव बन रहा है, कम तनाव है। और इसमें क्या बन रहा है, इस पे फुल तनाव बन रहा है, फुल स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। तो जब अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है ना, वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो होता है। जैसे कंपेयर, कंपेयर, कम को फास्ट बोलोगे और पेयर को थोड़ा टाइम लेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये होता है एम्बिक मीटर। वैसे ही आप और भी एग्जांपल देखिए एम्बिक मीटर का। जैसे आप बोलेंगे डिफाइन करके, ठीक है, तो आप डी को कम समय में बोलेंगे, डिफाइन।
तो फाइन वर्ड ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यानी स्ट्रेस कहाँ पे है, इसमें है, सेकेंड वाले में स्ट्रेस है ना, ये अनस्ट्रेस्ड है, तो इसको बोलते हैं इयैम्बिक मीटर। और ट्रॉची जो होता है ना वो जस्ट उल्टा होता है, इसमें फर्स्ट वाला में ना स्ट्रेस रहेगा और सेकेंड में जो है वो अनस्ट्रेस्ड रहेगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टाइगर, तो यहाँ पे टाई को आप ज्यादा टाइम लोगे, टाई, टाइगर, टाइगर, तो टाई में ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये होता है ट्रॉची, जस्ट उल्टा, इसमें कम स्ट्रेस, इसमें अनस्ट्रेस्ड रहेगा और ये वाला स्ट्रेस्ड वाला रहेगा। और भी एग्जांपल जैसे देखेंगे, जैसे हैप्पी आपको बोलना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे है, हैप्पी, हैप्पी, तो है में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ना, हैप्पी, ये फट से बुला रहा है ये वाला, तो ये अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा और ये स्ट्रेस्ड, तो ये होता है क्या, ट्रॉची। और इसी टाइप का है इसमें, आप देखिए इसको आप पढ़ेंगे, पैसेज को आप रीड करिए, देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रेंजर वर्ड पढ़िए, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, तो फर्स्ट में ज्यादा वो बन रहा है ना, स्ट्रेस बन रहा है, और जर को आप फट से बोल रहे हैं, तो ये कम अनस्ट्रेस्ड वर्ड है। तो यहाँ पे जस्ट होता है, ट्रॉची जो होता है ना वो इयैम्बिक मीटर का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसमें शुरू वाले में स्ट्रेस ज्यादा रहेगा और सेकंड में कम स्ट्रेस रहेगा। आ रहा है समझ में? जैसे आईलैंड बोलना है, आई लैंड, आई लैंड, तो स्ट्रेस शुरू में है सेकंड में नहीं है। वैसे डिलाइट, डी लाइट, डी लाइट, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस है आगे कम है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से कौन सा यूज हुआ है, तो आप समझ गए ना कैसे यूज करना है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे ट्रॉची, जिसमें फर्स्ट में आपको इसको फर्स्ट में देखना है और इयैम्बिक मीटर में सेकंड में स्ट्रेस होता है। फ्री वर्स मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का छंद नहीं होता, मुक्त छंद जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कोई नियम धियम नहीं, ऐसे ही लिखो, कोई तुकबंदी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धियम नहीं। और एनापेस्ट, एनापेस्ट जो होता है ना वो होता है थोड़ा सा अलग। अगर हम, हाँ, इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। एम्बिक मीटर को कैसे याद करोगे, एम्बिक, एम्बिक, एम्बिक में क्या होगा, सेकंड में रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस। ट्रॉची में क्या होगा, ट्रॉची, ट्रॉ को ज्यादा लंबा खींचो, ट्रॉची, तो ये फर्स्ट में इसमें स्ट्रेस रहता है, सेकंड में ये। फ्री वर्स मतलब जिसमें जो बिना छंद के, मुक्त छंद जिसको बोलते हैं। और एनापेस्ट, एनापेस्ट ये जो होता है ना, इसमें जो दो अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है ना वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलोड होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अंडरस्टैंड, अब देखिए आप इसको बोल करके देखिए, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे अन वर्ड जो है ना वो कम अनस्ट्रेस्ड है, इसमें स्ट्रेस नहीं है। अगर DER को बोलेगे तो ये भी अनस्ट्रेस्ड है, इसमें स्ट्रेस नहीं है, कम तनाव है। स्टैंड, स्टैंड बोलिए, इसमें फुल स्ट्रेस्ड है, तो ये स्ट्रेस्ड वर्ड है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ऐसे आपको समझना है। तो एनापेस्ट ऐसा है कि इसमें ना दो अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है ना वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलोड होते हैं, यानी शुरू में दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहेंगे, उसके बाद लास्ट में रहेगा स्ट्रेस्ड सिलेबल। वैसे एक और एग्जांपल बताऊं तो देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, इंटरप्ट जैसे बोलना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, इन, उसके बाद लिखेंगे TER, इंटर, उसके बाद र साइलेंट है ना यहाँ पे, फिर दूसरा र लगेगा, RUPT, तो ज्यादा जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो होगा वो होगा इसमें। तो इस तरह से दो अनस्ट्रेस्ड, इंटरप्ट, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस है, तो इस तरह से दो अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलोड होते हैं, यानी उसके शुरू में दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं, तो ये होता है एनापेस्ट। आया समझ में? इयैम्बिक मीटर में सेकेंड वाला में स्ट्रेस रहेगा, ट्रॉची या ट्रॉकी में फर्स्ट वाले में, एनापेस्ट में दो ठो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहेगा और लास्ट में रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस्ड वाला। थोड़ा सा है, आपको समझना है, ठीक है, एकदम नया चीज है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन नॉक द डोर। नॉक द डोर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर आप पैसेज भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नॉक द डोर कहाँ पे लिखा है, तो नॉक द डोर यहाँ पे देखिए, नॉक द, ये नॉक द टाइड,
हाँ टाइड ही है, डोर में पढ़ रहा था, ठीक है। तो नॉक द टाइड, अपोज द प्लग एंड नॉक द टाइड। तो देखिए नॉक द टाइड क्या आ जाएगा, नॉक द टाइड, नॉक द डोर या नॉक द टाइड जो भी है। तो टाइड मीन्स होता है जौर या भाटा, और जौर या भाटा की जो आवाज है, खटखटाना है, उसको क्या बोलेंगे। तो जब भी किसी भी चीज की आवाज, साउंड, ये हमें अगर शो करना होता है एक्सप्रेशन में, चाहे शेर की दहाड़ हो, रोरिंग ऑफ द लायन हो गया, चाहे मक्खी की भिनभिनाहट हो, मरमरिंग बड़बड़ाहट हो, है ना। तो ये सब किस में आ जाता है, ऑन मैट पिया में आ जाता है, यानी ऑप्शन भी है जहाँ पे साउंड शो करना होता है। मतलब निर्जीव चीजों की जो साउंड या सजीव चीजों की जो साउंड बस शो करना होता है, तो वो होता है ऑन मैट पिया। एलिट्रेशन तो रिपीटिशन ऑफ साउंड, व्यंजन वर्ड होता, व्यंजन साउंड होता है। आयरनी मतलब व्यंग को शो करना होता है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, जहाँ पे विरोध होता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द थर्ड स्ट्रेंजर प्रेजेंट्स अ पर्सपेक्टिव इन विच वी ऑब्टेन। अब यहाँ पे बताना है कि थर्ड स्ट्रेंजा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड स्ट्रेंजा अगर आप रीड करेंगे तो ये थर्ड स्ट्रेंजा जो है, इसको रीड करिए, है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है इसको बताना है। अ मोर ओपन एंडेड व्यू, हाँ ओपन एंडेड व्यू तो है इसमें। सिनेमेटोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, हाँ सिनेमेटोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वर्णन है। एंड ओवरऑल व्यू ये भी दिया हुआ है, यानी ऑल ऑफ दी क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4 अगर हम बोल रहे हैं मतलब ये तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रिपीटिशन ऑफ द आई साउंड, लिविंग, लिपिंग, लाइट, डिलाइट, यहाँ पे दिया इन द सेकेंड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजर एंड द एस साउंड इन द लास्ट लाइन ऑफ द सेम स्ट्रेंजर। जैसे स्वेइंग साउंड सी, स्वेइंग साउंड सी, हेल्प इन क्रिएटिंग द हस्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द सीन, या फिर मेक्स द लैंग्वेज अर्बन, गिव द म्यूजिकल इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, तो ये हस्ड एटमॉस्फेयर को बनाने में, क्रिएट करने में, हस्ड एटमॉस्फेयर की सीन क्रिएट करने में ये हेल्प कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा, है ना, इसको आप पढ़ेंगे तो। और दूसरा क्या है, गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट, हाँ इससे म्यूजिकल इफेक्ट भी बन रहा है, एक म्यूजिक टाइप का बन रहा है ना, जैसे लिपिंग, लाइट, डिलाइट एक तरह से, वैसी स्वेइंग साउंड सी, ऐसा करके। अगर फिगर आप स्पीच बोलेंगे तो इसमें सेकंड वाले में अलिट्रेशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड सही लग रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। मेक्स द लैंग्वेज अर्बन थोड़ी होगा, ये लैंग्वेज को अर्बन थोड़ी बना रहा है, ग्रामीण टाइप का थोड़ी बना रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑर्डन आस्क द स्ट्रेंजर टू लुक एट द सीन ऑफ द आइलैंड प्राइमरली फॉर। ऑर्डन जो है, W.H. ऑर्डन जो राइटर, जो कवि है, वो पूछते हैं स्ट्रेंजर से, अजनबी से, टू लुक एट द सीन, सीन की ओर देखने के लिए, ऑफ द आइलैंड, आइलैंड की सीन को देखने के लिए, प्राइमरी फॉर किस लिए, द प्लेजर ऑफ द ऑन लुकर के लिए, या फिर टू नो द आइलैंड क्लोजली, या फिर इस्टेब्लिश न्यू बिजनेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो क्यों कहते हैं उनको देखने के लिए, आइलैंड की जो प्राइमरी सीन है उनको, तो वो बोलते हैं द प्लेजर ऑफ द ऑन लुकर, उसमें उस देखने पे उसको खुशी हो इसलिए, है ना, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं लास्ट और 100 नंबर का क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेंजा प्रेजेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा किस चीज को प्रेजेंट करता है, डेवलपमेंट को, एक्सपोजिशन को, या कॉम्प्लिकेशन को, या फिर कंक्लूजन को। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसको अगर आप रीड करेंगे तो ये किस चीज को दिखाता है, लुक स्ट्रेंजर ऑन द आइलैंड नाउ, द लिपिंग लाइट फॉर योर डिलाइट डिस्कवर्स, okay, stand stable here and silent, be that tough, the channels of the ear may wander like a river, the swaying sound of the sea। किस चीज को शो कर रहा है ये टोटल, तो इसका मीनिंग अगर आप समझेंगे तो ये एक तरह से डेवलपमेंट को शो कर रहा है, विकास को, एक्सपोजिशन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे ही एक्सपोज यहाँ पे थोड़ी कर रहा है किसी चीज को, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेट ये भी नहीं कर रहा है, क्लिष्ट भी नहीं कर रहा है एक तरह से, और कंक्लूजन, निष्कर्ष भी नहीं निकाला है, तो यहाँ पे आएगा डेवलपमेंट। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने अनसीन पोएम कैसे सॉल्व करना है ये भी हमने जान लिया, और हमारे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको भी हमने अच्छे से समझ लिया, जान लिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।